नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हर इंसान के साथ तमाम उम्र सिर्फ तीन चीजें साथ चलती हैं: किस्मत, कर्म और काल। और जो तीनों को साध ले, या यूं कहें तीनों उसका साथ दे, वही इतिहास रचता है। बहरहाल 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और कर्पूरा देवी के पुत्र के रूप में एक बालक का जन्म हुआ था। राजा सोमेश्वर चौहान, जो खुद ही प्रकांड, प्रतापी और पुण्यात्मा राजा थे, उन्होंने अपने पुत्र के भविष्य को जानने के लिए विद्वान पंडितों को बुलाया था। जहां पंडितों ने भविष्य देखते हुए उसका नामकरण रखना था, पर उन प्रकांडों के समूह में एक ज्योतिष ऐसा भी था जो उस दौर के रजवाड़ों की जी हुजूरी, या यूं कहे चापलूसी के बीच खामोशी से, निस्तेज भाव से, गंभीर अवस्था में खड़ा रहा। उसकी ये खामोशी सोमेश्वर चौहान की नजर में आ गई, जिसका वर्णन इस एपिसोड के अंत में आपको पता चलेगा। बालक बचपन से ही एक प्रतिभाशाली बच्चा था, जो सैन्य कौशल सीखने में बहुत तेज था। 5 वर्ष की उम्र में उसने सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से, वर्तमान में जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम की जहां मस्जिद है, वहां पहले सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ हुआ करता था, वहां शिक्षा प्राप्त की थी। जहां उन्हें अपने गुरु श्री राम जी से शिक्षा के अलावा शस्त्र विद्या भी प्राप्त थी। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश भाषा सहित 6 भाषाओं और मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया था। साथ ही साथ शब्द भेदी बाण चलाने, अश्व व हाथी नियंत्रण विद्या में भी निपुण हुआ। मैं जिस व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। 1179 में पृथ्वीराज चौहान के पिता की एक लड़ाई में मृत्यु हो जाने के कारण 13 वर्ष की आयु में वह अजमेर के सिंहासन पर विराजमान हुए और 13 वर्ष की आयु में ही गुजरात के राजा भीमदेव को हराया था। दिल्ली के शासक तबके और उनके दादा अंगम चौहान ने उनके साहस और बहादुरी के बारे में सुनकर उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया, जहां उन्होंने एक मजबूत राजपूत साम्राज्य का निर्माण किया और उनके साम्राज्य का विस्तार मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम में हुआ, जहां उनके साम्राज्य में अब का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी शामिल रहा। परंतु एक रियासत ऐसी भी थी जिसने हमेशा से पृथ्वीराज चौहान का विरोध किया। वह था कन्नौज की रियासत, राजा जयचंद गहलावत। वजह यूं ही कोई मामूली भी नहीं थी। कन्नौज का राज्य एक छोटी रियासत के बढ़ते प्रभुत्व के हाथों पराधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। बात सिर्फ उस इलाके के प्रभुत्व की थी, और जब पृथ्वीराज की वीरता की प्रशंसा चारों दिशाओं में गूंज रही थी, तब संयोगिता, जो जयचंद की पुत्री थी, पृथ्वीराज की वीरता का और सौंदर्य का वर्णन सुना। उसके बाद वह पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी। दूसरी ओर संयोगिता के पिता जयचंद ने संयोगिता का विवाह स्वयंवर के माध्यम से करने की घोषणा कर दी थी। जयचंद ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ के बाद संयोगिता का स्वयंवर होना था। जयचंद अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भारत पर अपने प्रभुत्व की इच्छा रखता था, जिसके विपरीत पृथ्वीराज ने जयचंद का विरोध किया। क्यों? क्योंकि दो पड़ोसी राज्यों में पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन उस दौर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। अतः जयचंद ने पृथ्वीराज को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उसने द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज की प्रतिमाएं स्थापित कर दी। दूसरी ओर जब संयोगिता को इस बात का पता चला,
तो उसने पृथ्वीराज को बुलाने के लिए दूत भेजा। संयोगिता मुझसे प्रेम करती है यह जानकर पृथ्वीराज ने कन्नौज नगर की ओर कूच किया। स्वयंवर काल के समय जब संयोगिता हाथ में वरमाला लिए उपस्थित राजाओं को देख रही थी, तभी उनकी नजर द्वार पर स्थित पृथ्वीराज की मूर्ति पर पड़ी। उसी समय संयोगिता मूर्ति के समीप जाती और वरमाला पृथ्वीराज की मूर्ति को पहना देती है। उसी क्षण घोड़े पर सवार पृथ्वीराज राजमहल में आते हैं और सिंहनाद के साथ सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर इंद्रप्रस्थ, आज की दिल्ली का एक भाग, की ओर निकल पड़ते हैं। काल के घर पर जब प्रबल शत्रु बैठ जाए तब अक्सर मौत अपने हाथों से दस्तावेज तैयार करती है। बस यहीं से ज्योतिष की उस बात को धार मिला, और क्यों न मिले। राजपूत उस दौर से अपने भाग्य पर सबसे ज्यादा भरोसा जो करते थे। यहां से पतन का परचम प्रारंभ हुआ जो मृत्यु का कारण बना पृथ्वीराज के, क्योंकि कन्नौज की आन बान शान जिसे पृथ्वीराज ने अपनी तलवार की धार की वार से तार तार किया। तराइन के प्रथम युद्ध को जीतने में जितने राजपूत सुरमाओं ने चौहान का साथ दिया, वही अब खिलाफ हो उठे, क्योंकि इतिहास के किसी भी कालखंड में राजपूत सिर्फ अपने स्वाभिमान और इज्जत को सर्वोपरि रखकर चला था, है और चलता ही रहेगा। और जयचंद इस अपमान और धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि उस कालखंड में कन्नौज बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी और पृथ्वीराज बेशक परमवीर थे, पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का दाग भी बड़ा था। और फिर जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शौर्य और प्रभुत्व के लिए युद्ध हुआ। परिणाम कुछ निकला या नहीं निकला, पर दोनों की आन बान की खातिर दोनों के बहुत से योद्धा काल के बियाबान में समा जरूर गए। और इस युद्ध को उस दौर के सिर्फ पास पड़ोस के राजा महाराजा या रियासतें ही नहीं, यवन के बहुत से गुप्तचर देख रहे थे, और देख रहा था काल का त्रिकाल, उसका भी जिक्र मिलेगा। जब पृथ्वीराज चौहान अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे, उसी दौरान मोहम्मद गौरी ने 1191 में भारत पर हमला कर दिया था, जिस दौरान मोहम्मद गौरी तराइन की पहली लड़ाई में हार का सामना करता है। मोहम्मद गौरी की सेना को हराने के बाद उसे पीछे हटने वाली सेना पर हमला करने के लिए जब कहा जाता है, लेकिन सही राजपूत परंपरा में पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह उचित आदर्श युद्ध नियमों के अनुरूप नहीं था, और पृथ्वीराज उसे क्षमा करके छोड़ देते हैं। अपने जीवन के अभयदान को गौरी ने मौका समझकर भुनाया। उसने सबसे पहले अपनी गुप्तचरों की फौज पर काम किया, जो चौहानों की रियासत में चप्पे चप्पे की जानकारी देते। गुप्तचरों ने जो जानकारी दी वह बहुत काम की थी, क्योंकि गौरी राज करना ही चाहता था इस मुल्क में। तो उसने गुप्त सूचना के आधार पर जयचंद की वो दुखती रग दबाई कि जयचंद उसका मुरीद बन बैठा। जयचंद उसका मोहरा बनकर स्वयं पृथ्वीराज को सैन्य सहायता देने की पेशकश करता है। हकीकत में गौरी का प्यादा अपने सैन्य बल को चौहानों की सेना के राज और उन पर हमले के लिए ही लाया था, पर भरोसे की कीमत इतिहास चुकाएगा ये उसे भी नहीं पता था। लेकिन मोहम्मद गौरी ये बात जरूर जानता था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसने वो पैतरा चला और फिर दोनों राजपूतों का काम पूरी तरह से तमाम कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान हार का सामना करना पड़ा, और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। जहां इस्लाम अपनाने से इनकार को सुनकर क्रोधित गौरी ने पृथ्वीराज की हत्या करने का आदेश दे दिया। जहां एक मुस्लिम सैनिक ने रत्न जड़ित पृथ्वीराज चौहान की तलवार से ही पृथ्वीराज की हत्या कर दी। इस प्रकार अजयमेरू अजमेर में
पृथ्वीराज की जीवन लीला समाप्त हो गई। अंत में उनका अंतिम संस्कार अजय मेरू में ही उनके छोटे भाई हरिराज के हाथों हुआ। अब सवाल ये कि वो गुप्तचर कौन था जिसकी पुख्ता जानकारी ने गोरी का बहुत साथ दिया। उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, जिसे अजमेर में आश्रय खुद पृथ्वीराज ने दिया था। अब सबसे बड़ी बात, वो ज्योतिष ने ऐसा क्या सुनाया था जिसे राजा सोमेश्वर की पेशानी में बल पड़ गए थे। वह बात यह थी कि पृथ्वीराज अल्पायु थे और 13 का अंक उनके मृत्यु का कारण बनेगा। ये बात उसने सोमेश्वर चौहान को बहुत पहले ही बता दी। जंभावती परिहारी, पंवारी इच्छनी, दाहिया, जालंधरी, गुजरी, बड़ गुजरी, यादवी पद्मावती, यादवी शशिव्रता, कच्छवाही, पुड़ीरनी, शशिव्रता, इंद्रावती और संयोगिता गाहड़वाल। और संजोग ये था, संयोगिता गाहड़वाल उनकी 13वीं पत्नी थी और पृथ्वीराज ने 1179 में 13 वर्ष की आयु में ही राजपाट संभाला था। बेशक पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी बहादुरी के कई किस्से लोक कथाओं के हिस्से होते होते आज भी, इतनी सदी के बाद भी जनमानस के मन में हैं। क्यों? क्योंकि लोक कथाएं इतनी पुरानी है कि कोई भी नहीं बता सकता उनके पहले पहल किसने कहा होगा। लोक कथाएं एक कान से दूसरे कान में, एक देश से दूसरे देश में जाती रहती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इन कथाओं का रूप रंग भी बदलता जाता है और कभी कभी यह इतनी प्रामाणिकता से सुनाने वाला कह जाता है कि यकीन होने लगता है कि वो सच में ही ऐसा हुआ होगा। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, 12 बास 32 गज अंगुल 4 प्रमाण, इतने पर पत्साह है मत चुके चौहान, फेरी ना जननी जन्मी है, फेरी ना खैंची कमान, 7 बार तो चूकियो अब न चूक चौहान, धर पलटियो पलटी धरा, पलटयो हाथ कमान, चंद कहे पृथ्वीराज सो, जनी पलटे चौहान। आप इसे मानेंगे या वही एक जो स्टूडियो टाइप चलता है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पीछे सुल्तान है मत चूके चौहान। सोरठा जो मैंने पहले कहा वो मौजूद है पृथ्वीराज रासो में, जिसे चंदवर दाई के पुत्र जलहन ने अंतिम कालखंड उसका पूरा किया था। लोक कथा की जननी जलहन ने करी थी ताकि जनमानस के मन मस्तिष्क में पृथ्वीराज चौहान सदियों जिंदा रहे। लोक कथा में जायसी का पद्मावत हो या वीर रस के लिए गाने वाला आला हो, ये जिंदा रखते हैं उन वजूदों को जिन्हें हमने इतिहास से ज्यादा लोक कथाओं में ढूंढा। पर परम सत्य यह था कि राजपूतों की हार उस दौर में हुई थी और उसका मूल कारण था सैन्य कमजोरी और युद्ध में उच्च आदर्शों का प्रयोग करना। पर अंतिम सत्य यह भी था अपनी वीरता और महानता दिखाने का अति प्रदर्शन। अब ये यक्ष प्रश्न आपके सम्मुख कि ज्योतिष या युद्ध कौशल की नाकामी, किसे आप ज्यादा मानते हैं पृथ्वीराज की मृत्यु के लिए? नमस्कार।